गुड इवनिंग सर। सक्षम, जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक कोई अगर डाउट्स हो तो पूछ लो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, एक सेकंड निकालो। सर ये है क्वेश्चन है, a manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. वो तो लीनियर इनक्वालिटी बताएंगे अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, लीनियर इनक्वालिटी बताएंगे। चलो तब तक ये क्वेश्चन तुम करो तो फाइंड domain and range for x comma x square upon 1 plus x square। सर डोमेन x हो गया, रेंज ये x y वाली हो गई x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो मेरे क्या वाले बताओगे ना, ये तो फॉर्मेट हुआ क्वेश्चन का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सर, हाँ एक सेकंड। हाँ। सर डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। डोमेन जो होगा वो सारे रियल वैल्यूज होंगे। एक्स क्यों जीरो क्यों नहीं रखेंगे? जीरो कोई कंडीशन नहीं रख रहा है मेरे पास, जीरो रखेंगे। अच्छा हाँ, अरे सर मैंने वो वन वन देखा ही नहीं मैंने सर। ठीक है सर, अब हो जाए। सर 0 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट्स रेंज। देखो ये देखो, जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है डोमेन, एक्स रियल नंबर डोमेन, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम यस वैल्यू सर। होगी
एक्स स्क्वायर की जो मीन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इसमें 0 रख दो, तो 0/1 + 0 = 0 हो गया। ठीक, अब एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 1/1/x² + 1 = 1/0 + 1 = 1। 0 किसके कारण हुआ, 1/x² के कारण हुआ। ओ ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो रेंज हो जाएगा 0 0 to से 1 infinity, सॉरी 0 से 1। 1 हाँ ओके ओके। ठीक है, इसके बाद देखो -mod x। इसकी डोमेन एंड रेंज, सर इसे ट्राई करो एक। सर डोमेन तो रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। हाँ डोमेन जो हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और सर रेंज हो गया -∞ से 0। -∞ से 0। फाइंड domain and range of 1/2 - sin 3x। एक क्वेश्चन ये है 1/2 - 3 sin x। सर ये दूसरा पार्ट है ना, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एक में sin 3x है और एक में 3 sin x है। सर डोमेन तो रियल नंबर्स हो जाएगा। डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। एक सेकंड सर वो निकाल दो। सामने आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो आप लोग नहीं आए थे तो मैं इसे कुछ क्वेश्चन करा रहा था इनको। अभी मैं फंक्शन का जहाँ तक पिछले क्लास में किया था उसके आगे करेंगे। जरा से एक क्वेश्चन कर लें, ये क्वेश्चन सर आप फंक्शंस पढ़ा रहे हैं? फंक्शंस जहाँ तक हुआ था उसके आगे। रिलेशन फंक्शन आज खत्म हो जाएगा पूरा। आपका पेपर कब से है? सर 28 मार्च। अच्छा मार्च में है ना, हाँ तब तक आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों का स्टेट लाइन बचा हुआ है, कोनिक सेक्शन बचा हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सर रेंज हो गई, फर्स्ट वाले पार्ट की रेंज हो गई 1/3 से 1।
1/3 से 1, वेरी गुड, ठीक है। और सर सेकेंड, सेकंड पार्ट का सर अगेन वो डोमेन तो रियल नंबर्स हो जाएगा, रेंज निकाल। डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा। सर रेंज आ रही है -1 से 1/5। 2 माइनस किया जाएगा -1 और उधर आ जाएगी 5, तो -1 से 1/5, ठीक है। यस सर। चलिए, अब हम लोग जो पिछले क्लास में जहाँ तक हुआ था उसके आगे देखिए। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देख लीजिएगा टॉपिक एनसीईआरटी में अपना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है, ये हो सकता है आप लोग एग्जाम आना शुरू हो जाए आपसे, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। कहने को चाहिए हुआ जो कि आप एक्स की कोई वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो वाई इक्वल टू 5 लेती हो, वाई इक्वल टू 7 ले लें, कुछ भी अगर लेते हैं तो इसमें कहीं पर एक्स नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, आप एक्स की कोई वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू 5 ही रहेगी, 7 ही रहेगी, कुछ भी अगर आप लेते हो तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो बनता है वो ऐसे करके बनता है, ऑरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं y इक्वल टू बी, इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट फंक्शन दिया गया, ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्या बना के दे देगा मैं बता देता हूँ। ए कांस्टेंट फंक्शन इज, ठीक है, एक मार्क्स में दे देगा, और नीचे ऑप्शन दे देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, नन ऑफ दीज, उसके बाद एक बीच में, या इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन बुक रखे हो सामने में। जी सर। कांस्टेंट फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन है? एक सेकंड। हाँ सामने आप भी, या आप रखे हो तो अभी बता दो। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, जो कि कोई फंक्शन अगर है, ठीक है, तो वो y इक्वल टू एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, y इक्वल टू के एक्स होगा, उसको हम बोलते हैं y इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो हम लोग ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, आपके बुक में सिर्फ प्लस वाला पार्ट दिया हुआ है, ऐसे की बात नहीं है, प्लस माइनस वो दोनों दिया होता है, मतलब y इक्वल टू के एक्स। जब k इक्वल टू अगर 1 हो जाती है, k इक्वल टू अगर 1 हो जाती है, ध्यान सुनिएगा, तो ये y इक्वल टू एक्स हो जाती है, तब जाके ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। हाँ तब ये ग्राफ होता है। नहीं, स्ट्रेट लाइन उस समय भी होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज होती है। जब y इक्वल टू एक्स है, ये देखिए ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं पूछेगा, आपको ये पूछा जाएगा फॉर द लाइन y इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का भी क्वेश्चन बन जाएगा ये, फॉर द लाइन y इक्वल टू एक्स, या फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स, लाइन मेक्स विथ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा। तो आपके सामने में 4-5 ऑप्शन रहेंगे, फिर आप 45 डिग्री लिख के आइएगा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और अगर ट्विस्ट अगर क्वेश्चन हम करना चाहें तो ये देखिए, ये जो वैल्यू होती है, ये देखिए ये वैल्यू होती है y और ये वैल्यू होती है x। तो यहाँ से आप देखिए जो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा,
y बाई एक्स होगा। तो ऑब्वियस है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थीटा है। तो ऑब्वियस है तो y और x अगर x इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसीलिए इसकी वैल्यू 45 डिग्री हो गई। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यही रहता y इक्वल टू एक्स रूट थ्री, वाई इक्वल टू एक्स रूट थ्री, तब आपका आंसर कितना हो जाता वो देख लीजिए, एक्स रूट थ्री बाई एक्स इजिकल टू रूट थ्री, तो थीटा इजिकल टू 60 डिग्री, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री, उस केस में थीटा जो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का भी पार्ट है, इसीलिए वो आप वहां से भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब Okay. थर्ड क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन में जो दो चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर इक्वेशन होती है y इक्वल टू, छोटा सा पार्ट लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यह एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हम लोग छोटा सा पार्ट बोलते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay हुआ, तो ये इसका ग्राफ बनता है वो ऐसे करके बनता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर एक्स स्क्वायर इजकल टू, अगर आप y लेते हो 4a को 1 ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कि ग्राफ हमने ये बनाया, और अगर x की पावर 4 इजकल टू वाई अगर है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पावर बढ़ते चला जाएगा, इसकी पिच जो होगी वो y एक्सिस के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, और x की पावर मान लो 8y है, तो ये और पिच कम होती चली जाएगी, ऐसे करके करते। लेकिन जब एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई होता है तो वो पैराबोला होता है, और जिसका ग्राफ जो होता है वो ये होता है ऐसे। ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बाद जो है आपका कौन सा है? रेशनल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको एक चीज और आ जाएगा, वो है कि मान लो जो कि यह मैंने पावर इवन ले लिया, ठीक, तो ये दोनों पार्ट जो है ऊपर चले गए, लेकिन अगर मान लो पावर 1 है और मतलब ऑड है, जैसे एक्स क्यू इजिकल टू वाई है, तो एक्स क्यू इजिकल टू वाई है, तो ये देखिए ये इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ये देखिए, जब आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो या एक्स की पावर अगर इवन नंबर ले रहे हो, तो आप एक्स के हर एक वैल्यू के लिए या आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ठीक है, वाई जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर का ऊपर ही रह जाता है। जबकि जब आप एक्स ऑड लोगे, जब आप एक्स की पावर ऑड लोगे तो पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव होगा, इसीलिए ये जो होता है यह फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में होता है, जबकि वो ये जो होता है ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, इसके बाद रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे, पी एक्स बाई क्यू एक्स, ठीक, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इजिकल टू 0। ये जो क्यू एक्स इज नॉट इजिकल टू 0 है, ये हमें x की वैल्यू वो नहीं देने के लिए या x के लिए वो डिफाइंड नहीं होगा, जैसे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो आप लोग क्या लिखोगे, जो कि x माइनस 2 इंटू x minus 3 is not equal to 0, so that x is not equal to 2 and x is not equal to 3। मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो लिखेंगे x is not equal to 1 and x is not equal to, ये इसका x का वैल्यू हो जाएगा, डोमेन रेंज अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये हो गया पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म। तो उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो
मॉडुलस फंक्शन से पहले मैं आपको एक फंक्शन और बता देता हूँ, तो इसकी जरूरत पड़ जाएगी। वो होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। उसी तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स, ठीक, तो यहाँ से एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक। अब यहाँ से y इक्वल टू रूट एक्स है, तो y इक्वल रूट एक्स है, तो y इक्वल रूट एक्स का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन y इक्वल टू रूट एफ एक्स। जैसे मान लीजिए हम अगर लिखते हैं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, लिखेंगे एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू होगी वो 1 टू इन्फिनिटी होगी। लेकिन यही पार्ट अगर मान लीजिए तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन होता, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन होता, तो हम लोग क्या लिखते, एक्स माइनस वन इज ओनली ग्रेटर देन 0 सो दैट इट इज ओनली ग्रेटर देन 1। तो इस केस में दोनों में ही हम लोग क्या लगाते, ओपन ब्रैकेट लगाते, ये होता है, ठीक। अब आ जाइए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस सर फंक्शन में रूट का देखिए, जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नहीं इनफाइनाइट पे टच करेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू अगर इनफाइनाइट होगा तो भाई आपका कितना आएगा, वो भी इनफाइनाइट आएगा। टच क्या करेगा, वो दूर भाग के चला जाएगा, क्योंकि देखिए y इक्वल टू अगर अंडर रूट एक्स है, तो एक्स अगर इन्फिनिटी होगा तो y भी तो इन्फिनिटी होगी। यस। अब देखिए यहाँ से मॉडुलस फंक्शन, ठीक। जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो देखिए क्या होता है, मान लीजिए जो y इक्वल टू मॉड एक्स, सबसे पहले जो दो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मॉड, जिस जहाँ से जो वैल्यू आती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये हो गया जो कि हमेशा पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर बोलेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर बोलेंगे, ठीक। नॉन नेगेटिव नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो सबसे पहला पार्ट ये हो गया, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं ध्यान सुनिएगा, एक तो x हो गया, x कब हुआ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस एक्स कब हुआ, जब x जो है वो लेस देन 0 हो गया, ठीक है। सामने आपको नंबर बोलिए, 5। 5, तो 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग ऊपर में रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव आ गया 5, ठीक। मान लीजिए हम रखते हैं -3, तो -3 क्या है, लेस देन 0 है, तो उसको यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ -3, इसका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका क्या होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी अगर रखते हो तो जो मॉड एक्स की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर मान लो आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से दो कंडीशन समझ में आ गई बात। पहला कंडीशन क्या समझ आ गया, जो कि x जो है वो कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, जबकि जो y की जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं हो सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर x बिलोंग्स टू r, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अब बात ग्राफ की, देखिए
जब ग्राफ की बात बताया था, जब मैं याद होगा सक्षम को, जब मैं स्टार्टिंग में बताया था, बहुत डिटेल बताया था, लेकिन अभी उतना नहीं बता पाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स, क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 है। दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो ये क्या होता है, वी शेप में इसका ग्राफ होता है, वी शेप में इसका ग्राफ सर होता है। मॉड जो होता है वो पॉजिटिव कर देती है वैल्यू को। हाँ, वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है, ठीक है। सो दैट मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर सर मॉड एक्स हटाते हैं तो सामने आता प्लस माइनस आता। हाँ, जब यहाँ से मॉड हटा देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है। ये सर एक्स पे आएगा, वाई पे आएगा? एक्स पे आएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी और ये माइनस एक्स की वैल्यू आएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं हम। मान लीजिए जो कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये देखिए सबसे पहला का पार्ट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में रहता है उसको उतार देता है ऐसे सेम टू सेम। ये हो गया x माइनस 3। देखो कहने का मतलब क्या हो गया, x माइनस 3 जब बाहर मॉड ऑफ x माइनस 3 यहाँ लिख रहे हैं हम, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 अगर है तो इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप मॉड हटा दोगे तो अंदर में या तो ये x माइनस 3 पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा। दोनों ही केस में ये बाहर आके जो है वो पॉजिटिव हो गया x माइनस 3। यही कहने का मतलब हुआ ना। लेकिन कंडीशन क्या होगी वो देखिए, x माइनस 3 अगर पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, ये कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, ठीक। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। पूछो क्यों? आप x की वैल्यू 3 से बड़ी लेते हो, मान लो 5 लेते हो, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया, ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस केस में अगर x इजकल टू अगर 5 लोगे, एक तो गलत है। अगर मान लो ले भी लेते हो x इजकल टू 5, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, तब तो नेगेटिव हो गया, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 से छोटी, तो 3 से जब छोटी रखेंगे तो मान लो x इजकल टू आपने 2 रखा, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, -1 इंटू -1 +1, तब जाके पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये x माइनस 3 है मॉड में, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक पॉजिटिव वैसे उतार दो और एक टोटल में नेगेटिव, ये, ठीक। ये कब होगा, ये उस समय होता है जब x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ऑब्वियस है, जब आपने ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है तो नेगेटिव के लिए आपको नीचे में लेस देन 0 होगा। ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से छोटा होगा। जब आप ग्राफ बनाने की बात करेंगे, सामने ध्यान से सुनिए, मॉड ऑफ x माइनस 3 है, ठीक, मॉड के साथ है, मॉड ले लीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दो कंडीशन होती है, जो कि वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। मान लीजिए आपने x इक्वल टू 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक। अगर मान लीजिए y इक्वल टू 0 आ गया, कब, जब x इक्वल टू 3, सही बनाए हैं, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यह ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है। जब x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 3 है, मतलब ये, जब y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 3 है, मतलब ये, ठीक। और आपको मैंने बताया है जो v शेप बनता है, तो यहाँ से v शेप, तो v शेप ऐसे करके एक इधर गया तो एक इधर जाएगा, ठीक। Yes. ये वाला पार्ट, ये जो लाइन है वो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस 3। ये जो लाइन है वो 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, सॉरी माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। सामने ये स्टेप समझ में आया, यस सर। ठीक। सर जब हम अब मैं कर्ली आपको एक ब्रैकेट एग्जांपल में देता, जब लिखेंगे तो हम मॉड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। कर्ली ब्रैकेट में नहीं, वो आप सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे।
मॉड हटा देंगे, मॉड हटने के बाद ही ये टूटा है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप लोग कीजिए। लिखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7, ब्रेक करके ग्राफ बना के अपने कॉपी में रखिए, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी इसको करवाता हूँ। देखिए इसको जब आप लोग ब्रेक, हाँ बोलो सक्षम। सर मैंने कहा डन। डन। देखो इसको हम एक बार x माइनस 7 ऐसे ब्रेक किए होंगे सामने, तो ऐसे लिखे होंगे x इज ग्रेटर देन 7, फिर दूसरे में लिखे होंगे माइनस ऑफ x माइनस 7 x इज लेस देन 7। अब देखिए इसके बाद जब आप ग्राफ बनाए होंगे तो देखिए, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 7, जब x इक्वल टू 7 रखेंगे तो y इक्वल टू 0। ओके, तो आपने एक ग्राफ ऐसे बनाया और आपने एक ग्राफ ऐसे बनाया। जब 7 से बड़ा है तो ये इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 7, ठीक। जब 7 से छोटा है तो ये इक्वेशन लिखेंगे तो 7 माइनस x। सर हम दोनों बार x को ही रखेंगे 0 और 1। हाँ, 0 x के लिए रखेंगे तभी जाके आप ग्राफ बनेगा। ओके, अब एक अलग हट के क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डन सर। डन, ठीक। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा पॉजिटिव। कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। फिर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। सामने आपने यही लिखा है। सर मैंने इसका वो निकाल दिया है, रूट्स। यस सर। रूट्स कैसे निकाला आपने? एक्स सर इक्वल मिडिल स्प्लिटिंग कर मिडिल दी टर्म थी को, इसकी। तो कैसे यस कैसे सर। ब्रेक किया, कैसे कैसे ब्रेक किया है? सर x प्लस 1 मॉड निकाला था मैंने, देन उसके बाद लिखा था ना, कि एक्स x स्क्वायर प्लस इज, एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस यस 1 है, तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे की है? x प्लस 1 में सर मिडिल स्प्लिट हो गया, दो टर्म्स आ गई। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 फिर एक्स प्लस 1,
यस सर। यही ना? तो इस Yes, हिसाब से sir. 2x प्लस 2 हो गया, जबकि यहाँ पर x प्लस 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, जबकि आपके मिड टर्म की स्पीड जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, सर मेरा तो आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा एक्स सर एक्स की वैल्यू 1 क्या नहीं क्या आ गई? आएगा। अब नहीं आएगा ना, वो प्रॉब्लम हो गई। एक्स की वैल्यू अब देखिए, अब मैं बता देता हूँ अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है जो कि ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। पूछिए क्यों? ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देखिए कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिए, ये तो 10th पढ़े थे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस 4 कितना होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव Yes. होगा तो सामने अगर आपको याद होगा, अगर नेगेटिव आता था तो उसके लिए क्या आता था? नॉन रियल रूट्स आता था, यस सर। या आप लोग बोलते थे इमेजिनरी रूट्स। ठीक, तो नॉन रियल रूट्स का मतलब ये हो गया, यह एक्सिस को ना तो ये टच करेगा ना तो कट करेगा, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मॉड रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, Yes. सर मुझे ग्राफ समझ नहीं आ रहा, मुझे ग्राफ बता दीजिए इसका। इसका ना बता रहे हैं, 1 मिनट। ये देखिए, अब मैं 1-2 मिनट और लूंगा फिर नया नया ग्राफ बता दूंगा। जैसे देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक, तो हमें इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये लिख सकते हैं, बताइए तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। ठीक, अब देखिए तो जब ये हम लास्ट 3 पार्ट लेते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर Yes, sir. माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये इक्वल टू हो गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 होगा। सामने आप इस बात को समझिए। यस सर। देखिए ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो 3/4 है इसको हम इधर ले जा रहे हैं, y माइनस 3/4। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, सामने अगर आप देखो तो ये कुछ कुछ एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay की तरह नहीं लग रहा है? देखो यस तो सर। लग रहा है ना, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इजकल टू y माइनस 3/4, 4a जो है 1 के बराबर है। तो इसका जो ग्राफ बनता था सामने कुछ इस तरीके से बनता था, इस तरीके से। पैराबोला। यस सर। ठीक, तो इसका भी ग्राफ पैराबोला बनेगा, इस बात को मानती हैं? नहीं, ये चीज समझ नहीं आ रही बात। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पर ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay है, तो ये जो ऐसा फॉर्मेट आता है तो उसका ग्राफ पैराबोला बनता है, ये तो आप जानती हैं 10th से। यस सर। तो यहाँ भी देखिए जो कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, हम ये नहीं बोल रहे हैं जो कि ऑरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं। y माइनस
3/4। ठीक, तो यह भी एक एक्स स्क्वायर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसको आप एक साथ कैपिटल एक्स ले लीजिए। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4a है वो तो 1 आ गया, और y की जगह पर y माइनस 3/4 है, तो इसको आप कैपिटल y ले लीजिए। तो क्या यह भी एक पैराबोला की फॉर्मेट नहीं है? सर मतलब आपने 1/2 और 3/4 को इक्वल कर दिया है। इक्वल नहीं कर दिया है, मतलब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को हमने एक बड़ा सा x ले लिया, मतलब इस पूरे को जो है हमने एक x ले लिया, और इस पूरे को हमने एक y ले लिया। ओके सर। ठीक है, फॉर्मेट देखिए, तो ये x की जगह पर, अच्छा अब मैं बता देता हूँ, रुक जाओ तब समझ में आएगा। देखिए क्या मैं ये चीज है ना, ये एक्चुअल में एक्स स्क्वायर नहीं होता है, ये होता है एक्स, ये नोट, ये आप ध्यान सुनिएगा, ये एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है, और 4ay माइनस 0 होता है। अब बताइए क्या ये वाला पार्ट जो ये यहाँ लिखा है और यहाँ जो लिखा है, दोनों का फॉर्मेट सेम नहीं है? यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जहाँ से टर्न करता है ना, ये जहाँ पर मैं गोला बनाता हूँ, 1 मिनट, जहाँ पर ये यहाँ पे मैं ये गोला बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये टर्निंग पॉइंट होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है वो यहाँ से निकालते हैं। देखिए जैसे x माइनस 0 है ना, तो ये निकल गया x इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है y माइनस 0, तो यहाँ से निकलता है y इक्वल टू 0, तभी जाके ये ऑरिजिन से पास करता है। आई बात समझ में? यस सर। जबकि यहाँ की बात अगर हम करेंगे तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, यस। और y कितना रखेंगे, y बताइए यहाँ से। पहले ही बताइए -1/2 कैसे आया, समझी? हमने क्या किया, जो कि x प्लस 1/2 था, इसको हमने 0 किया। ये आपको पैराबोला में शिफ्टिंग पैराबोला है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आरडीएस में पढ़ना आपको, यही है आपको x इक्वल टू -1/2। उसी तरीके से y माइनस 3/4 अगर करेंगे इक्वल टू 0, तो वहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 आएगी। यस सर। ठीक, अब बताइए, तो जो ऊपर वाले केस में टर्निंग पॉइंट 0,0 था, इस केस में टर्निंग पॉइंट कितना होगा, -1,2 -1/2 3/4 होगा। यस सर। -1/2 3/4 किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ। नहीं, नो x नेगेटिव y पॉजिटिव, सर, सेकंड ना, सेकंड। सेकंड। ठीक, ये इसका क्या हुआ, जो ये ग्राफ ऐसे करके यहाँ से आया और फिर ऐसे करके निकल गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव आ गया, ये पैराबोला हो गया। आई बस में? यस सर। और यहाँ पर ऑरिजिन है, देखिए पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए जो ये ऑरिजिन था यहाँ पर, अब ये पॉइंट ये शिफ्ट करते गया, इसका कहने का क्या होगा, जो कि मान लीजिए जो आपने ऐसा लोहे का ऐसा समझ लीजिए, लोहे का आपने ऐसा करके कोई रिंग बनाया जो कि सेमी सर्कुलर नहीं पैराबोलिक है, समझिए, और उसके बाद आप जो है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जब आप यहाँ पे रख देंगे, देखिए सामने, जब आप यहाँ पे रख देंगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको यहाँ रख देंगे तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay नहीं होगा, इसका ग्राफ अगर ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो जैसे जैसे आप पोजिशन चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका इक्वेशन चेंज होते जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है सर, मींस इनका सेम ओरिजिन नहीं रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा ओरिजिन। हाँ, डिफरेंट रहेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, तब समझाएगा आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का खत्म कर दिया ना चैप्टर से, ये बहुत गलत कर दिया, नहीं तो उसमें बहुत कुछ हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन का चल रहा है। मान लीजिए एक ये है, हाँ, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का मॉड, दोनों का ग्राफ बनाते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए
जो कि आप हमें ये बताइए, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 होगा सामने। यस सर। ठीक, चलो अब मैं थोड़ा सा ग्राफ बना ही देता हूँ। सक्षम पिछला वाला समझ आ गया था आपको? यस सर। देखिए सामने आप हमें ये बताइए, जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यस सर। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 and 4। यस। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जो कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2। 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें ये बताइए साम्या, क्या इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा? हाँ, अभी तो हम यस यही सर। पढ़ रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिए y इक्वल टू, हमेशा याद रखिए y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है एबीसी की, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करेगा? पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और पैराबोला को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया ना कि ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये कहाँ पे जाएगा ये डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ओके, ठीक, अब हमें ये बताइए सामने, अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको ये दिखाई दे रहा है जो कि x की वैल्यू 1 और 4 पे कट करेगा ये ग्राफ। ठीक, यस तो सर। सामने आपको क्या लग रहा है? तो ये ग्राफ देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल बातें सीखना, अपने कॉपी में लिखना ये सब चीजें। ठीक है, ये ग्राफ एक बार कहीं 1 से कट करते हुए आया होगा, फिर वापस मुड़ा होगा, तभी तो 4 पे कटा होगा। यस सर। ठीक, तो ये हमारे पास दो कंडीशन बन रहे हैं। पहला कंडीशन ये बन रहा है, जो कि हमारे पास जो दो कंडीशन बन रहे हैं, ये हम यहां से लेके गए, ठीक है, और फिर वापस ऐसे आ गए। एक कंडीशन तो ये हो सकता है सामने। यस सर। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो कि हम ऐसे करके आए और ऐसे करके चले गए, यही तो हो सकता है। यस सर। पहले ये बताओ, ये स्टेशन में आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप बता रहे हो ना 1 और 4 पे कट कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, तो 1 से पास करेगा तो कहीं से कहीं वो वापस होगा, तभी तो 4 पे कट करेगा, अगर जाना होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हमें ये बताइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है, वो बाद बताएंगे आपको हम। आपको क्या लग रहा है, जो रेड वाला सही होगा इसके अकॉर्डिंग या ब्लैक वाली? सर ब्लैक वाला। ब्लैक सर वाला रेड लग रहा वाला। है? कौन सा? रेड। रेड वाला सही होगा। ठीक है, रेड वाला सही है और एकदम सही है आपका। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लैक वाला बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके आया होगा तो वाई की वैल्यू नेगेटिव दिया होगा, यस सर। लेकिन यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यस। इसका इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो ग्राफ होगा वो उस ऐसे करके ये 4 हो गया। अब मैं इसको सही सही यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, फिर यहीं से मॉड का भी बना देंगे। ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पर ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 4। तो बताओ, जो कि यह भी एक पैराबोला हुआ। यस सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला हो गया। ठीक, तो ये कब, जब, अच्छा इसमें आप क्या देख रही हैं, तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव? नीचे वाला पार्ट जो हमने ब्लैक कलर से ऐसे करके बनाया, ये तो नेगेटिव में आ गया ना, यस सर। क्योंकि y नेगेटिव है, क्योंकि y नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अगर आप ले रही हैं तो इसमें क्या आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है। वो बात अलग है कि कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, वो सामने में दिखाई दे रहा है। अगर हम माइनस इन्फिनिटी लें और अगर इसको हम इन्फिनिटी लें, अगर इन्फिनिटी लें तो आप बोल सकती है ना, जो माइनस इन्फिनिटी से -1 क्या है? पॉजिटिव है। फिर 4 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव है और 1 से लेके 4 तक क्या है? नेगेटिव है। यस सर। लेकिन
जब आप मॉड की बात करेंगे, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं सामने में, क्या इसमें कोई भी बात निगेटिव आएगी? नो सर। नो सर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, इसको तो कुछ करना होगा ना। क्या करना होगा जिससे कि पॉजिटिव आ जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो निगेटिव, इसके नीचे जो भी पार्ट अगर होता है, जो भी पार्ट अगर होता है, उसका हम लोग मिरर इमेज निकाल लेते हैं ऐसे करके, तब जाके ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया? ये बन गया मॉड का। अब हम लोग नीचे वाले पार्ट को मिटा देंगे। अब देखिए, जब नीचे वाले पार्ट को मिटा देंगे तो ये देखिए ऐसे करके पूरा मिट गया। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ फिर से। तो इसका ग्राफ बनेगा, वो देखिए ऐसे, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो ये था 1, ये था 4। देखो यहाँ पर सबके सब नेगेटिव, सॉरी, सबके सब पॉजिटिव है। यस। ठीक, तो ये उतना उतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा ग्राफ बताना था। सक्षम समझ में आया? जी सर, आ गया। ठीक, अब देखिए अब है कौन सा फंक्शन है, देखो तो मॉड का हो गया, मॉड मैंने बता दिया। अब होगा सिग्नम इसके बाद फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। हाँ देखिए, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, जो कि y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स है, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 when x is equal to 0, और y इक्वल टू x अपॉन मॉड x when x is not equal to 0, 0 x is equal to 0। ये दोनों ही सिग्नम फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू अभी आपको मैंने बताया है, जो कि मॉड x जो होती है वो दो पार्ट में ब्रेक होती है। कब कब? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मान लीजिए x ग्रेटर देन 0 है, ठीक, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, x बाई एक्स। x लेस देन 0 है तो कितना होगा, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, तो उसके बाद x इजकल टू 0, और ये 0 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट 1 आ गया, ये वाला पार्ट -1 आ गया। उसी तरीके से यहाँ भी +1 -1 आ गया। ठीक, जब ग्राफ बनाते हैं तो देखिए आप क्या देख रहे हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, तब y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो y की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या हो, ये फिक्स हो गया। जब फिक्स हो गया तब देखिए ग्राफ में हम लोग x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1, मान लीजिए ये वैल्यू 1 है y की। ठीक, x की वैल्यू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग ऐसे करके चले जाएंगे। ठीक, 0 पर तो 0 ही है। फिर x इक्वल टू 0 से छोटा, तो कितना जाएगा, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू लेस देन 0 एंड y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -1, जिसमें कि ये जो गोला बनाए हुए हैं वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। दिस इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। यस। सिग्नम फंक्शन। ठीक, सिग्नम फंक्शन का बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा आपको, या नहीं के बराबर मिलेगा। सिर्फ इसमें यहाँ पे 11th में आगे तो है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। अब होगा इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका यस क्वेश्चन आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। सर हम सिग्नम में डिनोमिनेटर में मॉड ले सकते हैं? हाँ हाँ, वो तभी चाहे ना, दोनों पार्ट होती है, x अपन मॉड एक्स या मॉड एक्स अपन एक्स, दोनों होगा। आई थिंक एनसीईआरटी में दोनों होगा, नहीं तो फिर दोनों होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सच हम देखो तो दोनों दिए हैं कि एक ही दिए हैं, सर, क्या चीज? x अपन मॉड एक्स और मॉड एक्स अपन एक्स।
सर सिर्फ mod x upon x से रखा है। mod x अपन x, x अपन mod x भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें लिखिए एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर which is less than or equal to the number is known as greatest integer function, ठीक है। any integer which is less than or equal to the number is known as GIF, greatest integer function, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। मान लीजिए x इजिकल टू -3 या 3 लेते हैं, x इजिकल टू -3, x इजिकल टू 3.14 एंड x इजिकल टू -3.14, ठीक है। सारे वैल्यूज ले लिए हमने जो कि पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, 0 का 0 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 2 ब्रैकेट दिखाते हैं और उसके अंदर ग्रेटेस्ट। एनी इंटीजर, ये ध्यान रखिएगा, उसमें डेसिमल नाम का कोई चीज नहीं होती है, फ्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर 3 है तो इसके केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही रह जाएगा। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -3 रह जाएगा, जबकि इस केस में देखिए जो 3.14 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.14 इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, ठीक। अब मैंने लिखा है एनी इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू का मैंने एग्जांपल ले लिया, ये लेस देन आ गया, लेस देन, ठीक। अब देखिए 3.14 से छोटा क्या है, 3 है, तो हम लोग लिखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 3 होगा, ठीक। इस केस में देखिए -3.14, इसको लिखेंगे -4 -3.14 -3, इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -4 होगा। समझ में आया सक्षम? सर ये मतलब क्लियर सा नहीं हुआ, थोड़ा क्लियर से नहीं हुआ, ठीक है। टॉपिक देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आपको जरूर लग रहा है जो ग्रेटेस्ट मतलब ये नहीं होता है, ग्रेटेस्ट मतलब हो गया जो कि उस फंक्शन को जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इंटीजर देगा। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, -3 -2 -0, सॉरी -0 करें, 0 1 2 3, ये सब बात समझ रहे हो? सर इसमें फिर fx की उसमें कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं होगा? है ना, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए fx इक्वल टू सबसे, जैसे mod x को हमने ऐसे लिखा था ना, mod x को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखते हैं ऐसे, 2 ब्रैकेट बना दिए, क्लोज ब्रैकेट, और उसके बीच में ये। ओके सर। अब देखो फॉर्मूला डिफिनेशन पर, एनी इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, देखो ध्यान सुनना, ये है नंबर, नंबर में सब कुछ आ जाता है, 3 4 -3 -6 -3.14 सब कुछ, लेकिन वहां से हमें क्या निकालना है, इंटीजर निकालना है, समझ गए? सामने ये स्टेटमेंट समझी, कि हमारे पास कोई नंबर होगा, वहां से हमें फिल्टर्ड करके इंटीजर लाना है। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। वो जो नंबर होगा, अगर वो सिर्फ इंटीजर ही है, अगर वो नंबर है सिर्फ अगर इंटीजर ही है, तो मेरा आंसर वही इंटीजर आ जाएगा जो कि गिवन है। लेकिन अगर वो नंबर है तो उसमें से जो छोटी वैल्यू होगी, उससे जस्ट पर इंटीजर होगा, वो मेरा आंसर होगा। तभी मैंने लिखा है विच इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, x इक्वल टू 3, यह सेल्फ इंटीजर है ना? यस सर। इसका आंसर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। हाँ, x इक्वल टू -3, यह भी सेल्फ इंटीजर है ना? यस सर। इसका आंसर -3 हो गया। लेकिन 3.14
अब आप खोजो जब 3.14 से जस्ट पहले इंटीजर क्या रहा होगा? 3। 3, इसलिए मेरा आंसर 3 हुआ। सामने ये स्टेप समझी? यस सर। -3.14 से जस्ट पहले इंटीजर क्या रहा होगा सामने? -4। -4, आंसर -4 आ गया। सर यहाँ ठीक पे है, हमने -4 क्यों लिया? क्योंकि -3 तो बहुत पास है, क्योंकि उसके -4 नहीं नहीं, तो आप क्या ले रहे हो? डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं? विच इज लेस। अच्छा सर, ठीक। ठीक ना? सर इस पे क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं फिर? इसमें क्वेश्चन आपको 11th में तो बहुत नहीं बराबर है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और उस मतलब इसमें जेई मेन में भी 2 क्वेश्चन आ जाता है अच्छा खासा। तो इसको डिटेल में तो खैर उस समय पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं इसमें डिटेल में। सर इसका जैसे मान ग्राफ लो, भी बता दीजिए। हाँ ग्राफ बना दे रहे हैं। पहले ग्राफ से पहले एक क्वेश्चन हमें आप लोग ये बताइए, जो कि y = x = -7, x = 6.34, x = -7.95, x = 0.33। चारों का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए जल्दी से। -7। वेरी गुड, पहले वाले का -7। 7। नहीं, गलत हो गया ना, 6.34 से छोटा, सर 5। बड़ा बता जी। जस्ट पहला देखिए, लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, जो कि 6.34 से जस्ट पहले 6 में हो रहा होगा। यस सर। सामने आया? यस सर। 6.34 से जस्ट पहले पीछे नहीं जाना है, जस्ट पहले 6 रहा होगा। यस सर। तो हाँ, आंसर आ गया 6। ओके, इसका बताइए, आपने कॉपी में कीजिए तभी हो पाएगा, कॉपी में लिखिए। तो इसका बताइए। सर -8। वेरी गुड। हाँ, इसका 0। गुड। ठीक है, सीख गई। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए हो सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से। x = 2, x = 2.66, x = 2.9999 and x = 3। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 पॉइंट, एक और ले लो, x = 2 और x = ले लो 2.00001। सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। सर फर्स्ट का 2 है। पहले वाले का 2 है, सही है। दूसरे वाले का 2। वेरी गुड। सर थर्ड और फोर्थ का भी 2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सबका 2 है। यस सर। 3 वाले का 3 है। 3। जरा सा हमें ये बताइए साम्या, ये जो 2 है जो मार्क कर रहे हैं हम, ये जो 2.01 है, तो इसमें और इसमें जरा सा हमें बताइए, 2 से जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 2.001 है। यस सर। और ये जो 2.9999 है वो जस्ट लोअर देन 3 है। यस सर। आपने क्या देखा, जो कि 2 को इंक्लूड करते हुए और 3 से जस्ट छोटा तक अगर हमने कोई नंबर लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2 ही आया था। हाँ, 2 से लेके 2.99 तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही आ रहा है। यस सर। लेकिन जैसे 3 पे आया पलड़ा चेंज हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि अगर हम x की वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू 2 से इक्वल
और इक्वल टू लिए बट लेस देन 3 लिए, तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया वो तो 2 ही आया। यस सर। ठीक, उसके बाद मान लीजिए सामने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो बट लेस देन अगर 8 हो, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा सामने? 7। 7 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू आप 7 से लेके चलो, 7 से लेके चलो और 8 को नॉट इंक्लूड करो, तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कांस्टेंट होता है और वो 7 होता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, चलिए अब मैं आता हूं ग्राफ पे। ठीक, पॉजिटिव नंबर लेंगे, निगेटिव नंबर का उसी के साथ बन जाएगा। देखिए x इजकल टू हम लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं 1, 0 ले लो, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0x1, जहां गलती लगे हमें बोल देना या समझ में आए तो, ये 0 1 x2 1 2 x3 2 3 x4 3, बस काफी है। अब आ जाओ ग्राफ। आप क्या देख रहे हो, जो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गए। ठीक, सबसे पहले लोकेट करो, ये है आपका 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। देखो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गए, तो 0 से लेके 1 तक गए, 0 को इंक्लूड करके 1 इंक्लूड नहीं किए हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया। ठीक, और ये इसको यहाँ से ऐसे करके, सर इसमें दोनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस होंगे। हाँ, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक लिए, तो y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, इस समय क्या हो गया, वो x एक्सिस हो गया ना। ठीक है, सर यहाँ पास y लेकिन की क्या वैल्यू कहाँ दे रखी है यहाँ पर? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, ये वाला पार्ट y तो है। ओके सर। लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हम लोग ऐसे करके गोला मार देते हैं, ऐसे, समझी? इसका क्या मतलब हुआ, जो कि हमने x की वैल्यू 0 से 1 लिया, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। अब एक स्टेप आगे समझेंगे तब आ जाएगा। दूसरे वाले हमने कंडीशन में क्या लिया है, x की वैल्यू 1 और 2, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1। हमें ये बताइए 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, ये पहले ग्राफ बनाइए यहाँ पे ऐसे करके, ये सामने, ये स्टेप समझ आया? यस सर। इसमें 2 को क्या इंक्लूड करेंगे? नो सर। नो करेंगे, तो नो करेंगे तो यहाँ पर गोला मार देंगे। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो x की वैल्यू जब हमने 1 से लेके 2 के जस्ट पहले तक लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया, तो यही तो बना। यस सही सर। है साम्या? यस सर। अब देखिए x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। इस समय क्या हुआ, फिर हम ऊपर चढ़ेंगे ऐसे करके यहाँ पे, तो देखिए x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक लिए, जिसमें कि y की वैल्यू है वो 2 आ गया, लेकिन इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, और ये इंक्लूड है। तो देखिए एक स्टेप करके चलते जा रहे हैं, फिर जब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 के लिए लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, और इस केस में
ऐसे करके मारेंगे। ये स्टेप अप होता है, सीढ़ी की तरफ होती है। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर बनाएंगे नीचे, ये देखिए ऐसे, ये हो गया -1 से लेके 0 तक, फिर ये हो गया -2 से लेके -1 तक, और लेंगे और ले लीजिए ये देखिए, अपने बुक में मिला लीजिएगा, तो ये आपका ग्राफ होगा। सर हम इसमें y एक्सिस से लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे? वाई एक्सिस से लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे, कि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने y अगर 1 लिया है तो x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, तो 1 से लेके 2 तक में है, तो वैसे y से दूर रहेगा ना ये यस सर। ये यहाँ से लेके, हाँ सिर्फ एक वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट जो मैं गोला कर रहा हूँ, इसमें ये x एक्सिस y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, सिर्फ पहले वाला पार्ट में, और इसमें भी टच करेगा, नहीं इसमें भी नहीं टच करेगा, सिर्फ एक ही वाला टच करेगा, इसमें टच करेगा, ठीक है, जिसमें कि x और y दोनों 0 आ रहा है। ओके, ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ग्राफ इसका बनाने के लिए आएगा नहीं, लेकिन इस पर ये आ सकता है, जो कि बताइए 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये सब आ सकता है। चलिए अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास कर पाएंगे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। x जो है 3.14 मान लेते हो, ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग बताते चलना 3, x अगर -3.14 लेते हो, 3.14, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -4। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ गया, फिर x की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आ गया, ठीक है, फटाफट बताते हैं, ठीक। अब क्या करो, ये रूल होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालो, मतलब कहने को तो ये हो गया कि जो एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है नंबर में डेसिमल के बाद, उसकी बात हम कर रहे हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर कितना होगा, 0.14, 0.14, यहाँ देखिए 0 पॉइंट मेरे हिसाब से 86, कोई कंफ्यूजन मत बता देना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, देखो तो सही है सर। समय 0.86 समझ गई, यस सर। ठीक। आप क्या देख रहे हो, जो कि x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ भी आ जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आया वो हमेशा पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत? सर इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे सेकंड वाले में कि हमारे पास जो x है वो -3.14 है, ब्रैकेट में -4 तो से प्लस हमने करके x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, तो -3.14 माइनस ऑफ -4, यस सर समझ आ गया। 0.86 समझ आ गया, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, x की वैल्यू पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, इंटीजर लो, नॉन इंटीजर हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो x माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के साथ ही साथ ये भी आ रहा है जो कि 0 से स्टार्ट होके, यहाँ पर देखिए कहीं पर 1 की वैल्यू या 1 के बराबर नहीं है, तो 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल ऑफ x, जो कि ग्रेटेस्ट ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट ऑफ x में लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट ऑफ x में हम लोग ऐसे करके 0 और 1 के बीच में रहता है। अगर आप लोगों के पास, दोनों के पास अगर आर डी शर्मा हो तो आर डी शर्मा आपको इस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सॉरी 1 में इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना 1 में इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 0 में इंक्लूड होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ x जो होता है वो 0 को इंक्लूड करते हुए 1 को इंक्लूड नहीं करता है, ये फ्रैक्शन ऑफ x होता है। अब इसका ग्राफ फटाफट बता देते हैं, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है ऑरिजिन, 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से स्टार्ट हुआ ऐसे, क्योंकि 1 को इंक्लूड
नहीं करता है। फिर इसके नीचे से ऐसे, फिर ऐसे। ग्राफ उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर समझ लीजिए कि ये 0 से लेके यहाँ पर ये 1 होता है। तो 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे जाके खत्म हो जाती है, जस्ट बिलो द 1। ये होता है फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्वेश्चन, इस पर आपको मिलेगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये देखिए कंसेप्ट में बता देता हूँ। आपने क्या लिखा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल ऑफ एक्स हो गया। ठीक, तो इस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स हो गया, तो एक्स इजकल टू आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स लिखोगे। यस। ठीक, तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या होता है, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद वाला पार्ट हो। सामने ये बात समझ गई। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इश्यूज के समझ नहीं आया। देखो, जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसी को ना हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है। यस सर। तो यही तो फ्रैक्शनल ऑफ x को ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में x। तो इसका ना यस क्या सर। हुआ, इसका ना क्या हुआ, ये जो x जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x के इक्वल होगा। यस। ठीक, तो ये हो जाएगा x इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। तो देखिए 3.14 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा, और फ्रैक्शनल ऑफ x कितना है, 0.14। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 3.14 नहीं हो जाएगा। यस सर। यही तो x था सामने। यस सर। अब मान लीजिए सेकंड की बात करें, सेकंड में x कितना है, -3.14 है ना। तो अगर आप इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप कितना रखेंगे बताइए तो, -4, और फ्रैक्शन ऑफ x कितना है था सामने इस केस में, 0.86। 0.86। तो -4 प्लस 0.86 कितना आएगा, -3.14। यस। यस सर। वही x था। यस सर। तो यही चीज हो जाती है। इस पर फिर कंसेप्ट मैं बता देता हूं, जब इस पर कंसेप्ट आता है या क्वेश्चन आता है तो 99% क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन ऑफ x में चेंज करके करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ x ही एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करती है। बाकी x और ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ आ जाएगी बात। ओके तो सर। हाँ, मैं आज आपको क्वेश्चन नहीं करवा पाया, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और उसके बाद कुछ न कुछ, चलो ठीक है, अभी है 2-3 मिनट का टाइम, कुछ न कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अच्छा, ये और भी कुछ टॉपिक्स हैं, देखें। ओके, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, मैं इसको बता देता हूँ, फिर क्लास में क्वेश्चन करेंगे बाद में। 22.4.2 रियल फंक्शंस, ठीक, लिख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आते ही हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, क्वेश्चन ये कहता है जो f(x) और g(x) दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो अगर मान लो तो f प्लस g, अगर x निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, ये f(x) प्लस gx हो जाता है। f माइनस gx एक साथ अगर निकालना होगा, ठीक, ये भी एक फंक्शन ही है, इसका नाम डाल दो h1x, h2x। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, f(x) माइनस gx। मान लो h3x थर्ड फंक्शन, इसमें कर दो इनटू, तो ये इक्वल टू हो गया f(x) इंटू gx। फिर देखिए f बाय gx इक्वल टू f(x) बाय gx। ठीक है, तो
यहाँ पर ये चारों पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे, फिर देखेंगे। नोट कर लिए?